हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग। हम इससे पहले प्लानिंग कर चुके हैं। मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन हमारा है वो हो चुका है। प्लानिंग में हमने डिसाइड किया व्हाट वी वांट टू अचीव, लेकिन अचीवमेंट करने के लिए हमें अपने रिसोर्सेज को अप्लाई करना पड़ेगा सिस्टमेटिक तरीके से उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, और तभी हमारी ऑर्गेनाइजिंग मानी। वही हमारा फंक्शन है जो वर्किंग रिलेशनशिप क्लैरिफाई करने हैं हमें अपने रिसोर्सेज के बीच में, वही ऑर्गेनाइजिंग है। ऑर्गेनाइजेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन तो इसकी प्रोसेस से ही आती है, जिसको हम कहते हैं आइडिया विद रॉन्ग स्पेलिंग। आइडिया विद रॉन्ग स्पेलिंग क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। ये हम सबसे पहला काम करते हैं, मीनिंग को भी यहीं से डिफाइन करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग इज़ ए प्रोसेस। आप ये समझिए ऑर्गेनाइजिंग है क्या। हमने कोई भी काम करना है, उसको करने के लिए हमने और प्लानिंग डिसाइड कर ली। अब हमें डिसाइड करना है हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे पास जो ह्यूमन वर्क फोर्स है, उसके क्या कुछ रोल होंगे, क्या हम किस तरीके से उनके रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटीज़ जो हैं ये डिज़ाइन करने वाले हैं। तो दैट प्रिपरेशन ऑफ होल स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क फोर्स एंड कॉम्बिनेशंस, जो हम वो कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे हमारे फिजिकल, मटेरियल और ह्यूमन वर्क फोर्स का, उसी पूरे स्ट्रक्चर को बनाने की प्रोसेस जो है वो हमारी जाएगी ऑर्गेनाइजिंग। ये भी बोला गया कि ऑर्गेनाइजिंग इज़ एक्चुअली ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग दैट मशीनरी दैट विल इनेबल अस टू अचीव आवर गोल्स। तो वो मशीन बनाने की प्रोसेस है। मशीन नॉट अ फिजिकल टर्म, यहाँ पर मशीन है, वो वर्किंग रिलेशनशिप क्रिएट करने की प्रोसेस है अलग अलग रिसोर्सेज के साथ, वही हमारी आती है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन हम इसकी प्रोसेस से कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरी, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। आई पूरा हो गया हमारा, है ना। दूसरा है एंड क्रिएटिंग डिपार्टमेंटलाइजेशन और ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ ऑफ सिमिलर काइंड। उसके बाद होती है असाइनिंग ड्यूटीज़ एंड एस्टेब्लिशिंग जो है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप या सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ये हम चार काम करते हैं। इसको हमने याद किया है आइडिया की रॉन्ग स्पेलिंग से, IDAE नहीं किया ना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। जैसे NCERT की बुक में एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया कि वो अपनी सोसाइटी में एक क्लीनलीनेस का प्रोग्राम जो है वो रन करेंगे। अब इसके लिए उन्होंने जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उनको आइडेंटिफाई किया, फिर सिमिलर काइंड की एक्टिविटीज़ को मिलाकर डिपार्टमेंट बनाया। या केस स्टडी आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि एक टॉय शॉप ही खोलनी थी या टॉय जो है इंडस्ट्री फैक्ट्री ही लगानी थी आपने, तो उसके लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी कि मटेरियल परचेज़ करना है, ये परचेज़ करना है, सारा परचेज़ की काम को परचेज़ डिपार्टमेंट में डाल देंगे। मार्केटिंग रिलेटेड काम के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। इस लेवल पर हमारे पास जो भी मेन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए जो हमें काम करना है उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क। हम इसको कह लें स्पेशलाइजेशन अचीव करने के लिए हमारी हेल्प होगी। उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन, एक जैसे कामों को एक डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप कर देंगे, ये ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ होगी। उसके बाद होता है असाइनिंग ड्यूटीज़। उस डिपार्टमेंट के अंदर जो भी हमने अपनी ड्यूटीज़ जो भी हमने काम रखा है उनको करने के लिए हम किसकी क्या जिम्मेदारी लगाते हैं, ये ड्यूटीज़ असाइन करने वाली बात होगी। हम रोल डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा असाइनिंग ड्यूटीज़। और इस्टेब्लिशिंग, किस पोस्ट का क्या रिलेशन रहेगा, सुपीरियर के लिए कौन जो है सबऑर्डिनेट रहेगा जिसकी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, यहाँ पर ये हम डिसाइड करते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज़ ए प्रोसेस, ठीक है, ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ ड्यूटीज़। उसके बाद है असाइनिंग ड्यूटीज़ एंड एस्टेब्लिशिंग सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ये हमारी प्रोसेस हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन की बिल्कुल छोटी सी प्रोसेस है कि हमने अपने मेन ऑब्जेक्टिव के लिए क्या कुछ करना है। इसके बाद है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी इम्पोर्टेंस को याद करिए, ABCD।
E2O, इसकी इंपॉर्टेंस ये हो जाती है। ABCD में A क्या है? अडैप्शन टू चेंज। हालांकि ये बाद में आता है, लेकिन हम याद अगर कर रहे हैं तो A स्टैंड्स फॉर अडैप्शन टू चेंज। ऑर्गेनाइजिंग जो है, अगर हम एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, रोल क्लैरिटी के साथ तैयार करते हैं कि कौन किसका सुपीरियर, कौन किसका सबऑर्डिनेट रहेगा, अगर हम ये सब चीज़ें सही करते हैं तो इसका क्या फ़ायदा मिलेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन को? सबसे पहली चीज़ है अडॉप्शन टू चेंज। हम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर पाएंगे जो डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर भी हमें सक्सेस दिलाने में हेल्प करेगा। तो ये चीज़ हमारी होगी अडॉप्शन टू चेंज, कि हम अपने वर्किंग रिलेशनशिप अगर क्लियर रखते हैं तो चेंज एनवायरनमेंट के अंदर भी हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में परेशानी नहीं आएगी। B स्टैंड्स फॉर बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। हमने जब एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया, उसके साथ साथ हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन का काम किया। यहाँ पर हमने हर एक काम को उसकी नेचर के आधार पर अलग अलग डिपार्टमेंट में रखा। इससे हमें बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलेंगे। एक डिपार्टमेंट कोई एक पर्टिकुलर तरीके की एक्टिविटीज़ को कर रहा होगा और जब वो रिपीटेडली उसको करेंगे तो उनकी एक्सपर्टाइज इम्प्रूव होगी। C स्टैंड फॉर क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, कि सबको सबका काम क्लियर है, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, किसकी तरफ अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये क्लियरली जो है हमारा डिसाइड हो जाएगा। D स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। A में हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके का बनाया कि वो बदले हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली ढल जाए। फिर उसको हमने स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स दिलाए। B से रोल में क्लैरिटी लेकर आए। अब हम अपने एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर है, आपका काम सही तरीके से क्लियर है, तो इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको ज़्यादा सीखने के लिए मिलता है, वो बेटर तरीके से अपने काम को कर पाएंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, उनकी सही ट्रेनिंग हो पाती है और उनको सही एक्सपोजर मिलता है अपने टैलेंट को दिखाने के लिए, क्योंकि रोल क्लियर होने के कारण उनका टाइम कंफ्यूजन में कम से कम खराब नहीं होता है। E में दो आ रहे हैं, एक तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अगर रोल क्लियरली डिफाइंड है तो चीज़ें मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेट करना बहुत आसान रहेगा। आप सही चीज़ों में अपने टाइम को इन्वेस्ट होते देखोगे। और एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट लेवल पर जाना है, हमें और डिपार्टमेंट्स ऐड करने हैं और फंक्शंस जो है वो लेने हैं, वो हम आसानी से कर पाएंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज स्टैंड, ठीक है। ओ तो यहाँ पर ऑप्टिमम, हमारे रिसोर्सेज कहीं पर भी ओवरलैपिंग, एक एक काम दो बार नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में क्लियर कर दिया, जिसकी ड्यूटी लगा दी, वही उन काम को कर रहा होगा। तो ये हमारे हो गए बेनिफिट्स जो हैं। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने का क्या फ़ायदा होगा, इसको आप एग्जांपल से समझिए। आप ये समझिए कि आप जब अकाउंट्स कर रहे हो, अकाउंटेंसी में आपने क्या किया, सबसे पहले जो है रफ बुक बनाई, उसके बाद लेजर में पोस्टिंग करी। वो जो लेजर में पोस्टिंग थी ना, एक तरीके की ऑर्गेनाइजिंग थी। आपने वो जो इन्फॉर्मेशन थी उनको ऑर्गेनाइज कर दिया, अलग अलग से अरेंज कर दिया कि सेल्स का आपको एक जगह सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सेल्स अकाउंट बना दिया, परचेज अकाउंट, हर चीज़ के लिए अलग से अकाउंट है, कैश बुक आपकी अलग से बन गई। अब क्या हो गया, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक तो एडिशनल अकाउंट आने हों तो आसानी से ला सकते थे, रीचेक करना हो, कहीं पर कोई चीज़ दोबारा नहीं लिखी जाएगी। अगर एक अकाउंट बन गया है, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर राम का अकाउंट बन गया, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमने एक जगह लिखी हुई है, कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई है। तो वो चीज़ें देखो, वहाँ से हमें किसी भी चीज़ को, जब हम एक काम को करते जाएंगे, अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं, हमें उस चीज़ को करने में बहुत आसानी होती चली जाएगी। वहीं से भी हम इसको कर सकते हैं। अडॉप्शन टू चेंज हमने ABCD से किया। अडॉप्शन टू चेंज, स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट, रिलेशनशिप में क्लैरिटी, एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट, कि आपने सिर्फ चीज़ें अरेंज करी, उससे ही कितनी सारी चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये हमारी हुई इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हमारा टॉपिक है, इसमें लिमिटेशंस नहीं दी हुई हैं और फीचर्स भी नहीं हैं, ठीक है। इसके बाद टॉपिक शुरू होता है ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, और ज़्यादातर केस स्टडी इसी के ऊपर बेस्ड है। डिविजनल और फंक्शनल, दो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर हैं। अब ये डिविजनल और फंक्शनल क्या है, सिंपल सी चीज़ है। जो ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ और डिपार्टमेंटलाइजेशन है, अगर उसका बेस कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट के बेसिस पर किया गया है तो वो है हमारा डिविजनल, और अगर इसका बेस जो है हमारा फंक्शन है, उसके बेसिस पर किया गया है तो ये हमारा है फंक्शनल। जहाँ पर
एक ही टाइप के प्रोडक्ट होते हैं और लार्ज स्केल पर होते हैं। जहाँ पर हम एक ही तरीके के प्रोडक्ट को बनते हुए और लार्ज स्केल पर होते हुए उस काम को देख रहे हैं, तो हमारे लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर सूटेबल होती है। कोई रिपीटेशन काम की नहीं होती, स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट भी आपको मिलेंगे और कम रिसोर्सेज हमें यहाँ पर पता है कि वेस्टेज हम होते हैं वो देखेंगे। डिविजनल में जब एक से ज़्यादा टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हो, डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट जो है, जो एक दूसरे से काफ़ी अलग है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं, बहुत सारी तरीके के प्रोडक्ट बनते हुए देखते हैं और एक प्रोडक्ट दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग है अपनी प्रॉपर्टीज़ में और स्पेशलाइजेशन में, वहाँ हमारा कौन सा आता है, डिविजनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी के अंदर सिर्फ चिप्स ही बनाने का काम है, अगर चिप्स ही बनाती है वो फर्म, तो वहाँ पर हम सिंपल है कि चिप्स के काम को डिवाइड कर लेते हैं। परचेज के काम अलग हो गए, ठीक है, सेल्स का अलग हो गया, फाइनेंस का अलग, HR अलग। अगर हमने अपने डिपार्टमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन परफॉर्म्ड बनाया है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, नाम में ही है फंक्शनल, फंक्शन के बेसिस पर। डिविजनल, जहाँ पर एक से ज़्यादा तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं, सेम कंपनी है वो आपका फर्नीचर भी बनाती है, वही सेम कंपनी आपका फर्नीचर के साथ साथ आपकी कोई और हम ले लेते हैं फिटिंग्स वगैरह में भी काम करती है, या हम कहते हैं AC का भी बना रही है और इसके साथ साथ AC बनाने की यूनिट के साथ साथ उनकी कार बनाने की भी है, तो बिल्कुल अलग अलग डिवीज़न हो जाएंगे, अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। और यहाँ पर हम सिंप्लीफाई अगर करें तो उनकी नेचर बिल्कुल एक दूसरे से अलग चली जाती है, और यहाँ पर इसलिए हमने उनको प्रोडक्ट के बेसिस पर अलग अलग कर दिया कि कार की डिवीज़न अलग कर दी, AC की डिवीज़न अलग कर दी। ये स्ट्रक्चर हमारी हो जाएगी, प्रोडक्ट के बेसिस पर हमने डिपार्टमेंट बनाए, डिविजनल स्ट्रक्चर। बस इतना ही अंतर करिए, अगर एक ही तरीके का प्रोडक्ट बनता है, एक ही नहीं क्या है मैंने, एक ही तरीके के सिमिलर नेचर के प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनके लिए अलग डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं भी हो सकती है। लार्ज स्केल पर एक ही प्रोडक्ट बना रहे हो तो फंक्शनल, और अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हो और वो डाइवर्स नेचर के हैं, डिस्टिंक्टिव हैं, उनमें बहुत डिफरेंस है, तो हमारा कौन सा चला जाएगा, डिविजनल। नो डाउट ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस रहेगी डिविजनल, और जब तक सूटेबल डिफरेंसेस ना हो डिविजनल नहीं हम कहते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करने में बहुत अच्छी रहती है। लिमिटेशन टाइम वाली ही रहेगी, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ होती है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में दो सेल्स मैनेजर होंगे, एक AC बेच रहा है, एक कार बेच रहा है, तो ये रिपीटेशन ओवरलैपिंग तो होगी। और जब तक हमारे पास सूटेबल बेस ना हो दोनों प्रोडक्ट के लिए या तीनों प्रोडक्ट या जितने भी हैं, तब हम डिविजनल जो है एडवाइस नहीं करते हैं, अदरवाइज इसमें रिसोर्सेज जो हैं बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं। तो ये डिविजनल और फंक्शनल जो है ये हो गया। इसके बाद जो हमारा बेस्ट है वो है हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल, ये बिल्कुल अलग है। अब हम इसके बाद 3 टॉपिक करेंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल की बात आ गई, डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन, यहाँ तक हमारा हो गया। इसके बाद हम यहाँ तक मेनली टॉपिक समझ गए, हमने मीनिंग किया, प्रोसेस किया, इंपॉर्टेंस, स्ट्रक्चर के ऊपर सबसे ज़्यादा केस स्टडी है, ज़्यादा करने की बजाय पर जितने केस स्टडी आप कर चुके हैं एक बार उनको दिखाइए, किस वर्ड से हमें पता चला कि ये रिपीट हो रहा है, यही काम सेम नेचर का है इसलिए हमें फंक्शनल जाना है या डिविजनल जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, आप अपने स्कूल का एग्जाम्पल लीजिए। स्कूल के अंदर प्रिंसिपल की पोस्ट है, उसके बाद HODs हैं, क्लास इंचार्ज हैं, स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन हैं। अब ये जो सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके अंदर जो भी सारे रिलेशनशिप बिल्डअप होते हैं कि आप किस क्लास इंचार्ज के किस क्लास में आते हो, कौन क्लास इंचार्ज है, प्रिंसिपल जो हैं उनकी अथॉरिटी क्या है, ये सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर बेस्ड है और कुछ ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए ये रिलेशनशिप स्ट्रक्चर तैयार की गई है। रूल्स एंड रेगुलेशन पर यहाँ पर जो भी बिहेवियर होगा मेंबर्स का, दैट इज़ गाइडेड बाय द रूल्स। तो रूल गाइड करेंगे, किस लिए बनाए गए हैं ये रिलेशनशिप, दीज आर द रिलेशन दैट आर क्रिएटेड डेलिबरेटली बाय मैनेजमेंट ने और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये रिलेशनशिप स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया, प्रोसीजर हो गया, सब कुछ जो है वेल डिसाइडेड है। ये हमारे हो गए फॉर्मल, बोल देते हैं ना कि फॉर्मल रिलेशनशिप।
यानी औपचारिक, जिनको मैनेजमेंट ने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए बनाया है और जिनको गाइड करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। बिल्कुल स्मूथ होता है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती है। अगर इनकी मेरिट्स डिमेरिट्स देखें, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, फॉर्मल के मेरिट्स डिमेरिट्स क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, आपकी मर्ज़ी से रोज़ रोज़ चेंज नहीं होने वाला है। एम्बिग्यूटी जो होती है, एक तरीके की अनएम्बिग्यूटी कोई नहीं है, स्पष्टता बिल्कुल होती है कि कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है। गाइडेड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इसलिए सिंक्रोनाइजेशन भी बहुत अच्छा रहता है। स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन रहता है, इसमें वो भी कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती है। और यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करना बिल्कुल आसान रहेगा। इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं? कई बार इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अगर हम फॉलो करें तो यहाँ पर हमें काम होने में देरी लगेगी। तो ये क्योंकि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन से काम चलते चले जाना होता है, तो डिले इन डिसीजन मेकिंग कई बार, हमेशा तो नहीं हम कह सकते, लेकिन कई बार ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं। मैकेनाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप भी इसके अंदर हो जाता है। और यहाँ पर है ये ह्यूमन नीड सेटिस्फाई नहीं भी कर पाते हैं। तो ये तो हुए फॉर्मल। इसके बाद है इनफॉर्मल। अब सेम क्लास में या दूसरी क्लास या सेक्शन में आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये जो रिलेशनशिप, बीइंग अ सोशल, ठीक है, पर्सन, हम जो है अपने सोशल इंटरेक्शन के अंदर अपने रिलेशनशिप बना लेते हैं, जिनको किसी और ने नहीं बनाया, जिनका बेस कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होकर हमारी सिमिलर काइंड ऑफ लाइक्स और डिसलाइक्स कुछ हो सकता है, वो हमारे कौन से हो जाएंगे? इनफॉर्मल रिलेशन होंगे। इनफॉर्मल रिलेशंस जो होते हैं ये म्यूचुअल रिलेशनशिप के बेसिस पर बनते हैं, जो कि पर्सन्स के बीच में इंटरेक्शन के कारण पैदा होते हैं। इनफॉर्मल की क्या होती है? ये हमारी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, जो भी हमारी सोशल नीड्स होती हैं, बिलोंगिंगनेस की, फ्रेंडशिप की, ये सब नीड्स जो होती हैं इसमें सेटिस्फाई होती हैं। लेकिन इनकी लिमिटेशंस कहाँ जाएगी? ये रूल्स एंड रेगुलेशन पर बेस ना होने के कारण स्टेबल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ होती है, ये ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में हेल्प कर भी देते हैं, कई बार नुकसान भी होता है। अगर हमारी गलत रिलेशन है तो प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स जो है वो भी आना शुरू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर चीज़ें आती हैं कि इनफॉर्मल जो रिलेशनशिप है इसमें कम्युनिकेशन बहुत फास्ट चलता है कंपैरेटिवली, और यहाँ पर ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में भी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऐसा नहीं है कि इनमें सारी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ और फॉर्मल्स मीन्स जो है उसमें कोई अच्छा है, दोनों में सब कुछ है। लेकिन ये समझना है कि आज के मैनेजमेंट को सिर्फ फॉर्मल रिलेशनशिप को प्रोडक्टिवली यूज़ नहीं करना है, उसको इनफॉर्मल भी करना है। जो हमारे इनफॉर्मल रिलेशनशिप हैं, एक्चुअली दे आर गोइंग टू डिफाइन द लेवल ऑफ सक्सेस एंड एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ गोइंग टू अचीव। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ड्रामा ग्रुप बना लिया, क्रिकेट का क्लब बना दिया लोगों ने मिलकर, ये उनके इनफॉर्मल रिलेशन है। लेकिन ये इनफॉर्मल रिलेशनशिप उनको ज़्यादा क्रिएटिव होने में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेटर तरीके से एग्जीक्यूट करने में भी हेल्प कर सकते हैं। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों अलग होते हुए भी एक दूसरे का सपोर्ट तो बन ही सकते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं हमारे फ्रेंड्स हमारी ही क्लास या हमारे स्कूल में बने, यानी इनफॉर्मल का बेस तो है ही फॉर्मल में, और इसी तरीके से लेकिन फॉर्मल जो है उनके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए भी कई बार हमारी इनफॉर्मल जो है हेल्प करते हैं। तो ये हमारा हो गया फॉर्मल और इनफॉर्मल का छोटा सा ही टॉपिक है, इनके मेरिट्स, डिमेरिट्स और इनके मीनिंग। जहाँ पर रिलेशनशिप स्ट्रक्चर रूल्स एंड रेगुलेशन पर बेस्ड हो और स्टेबल हो, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डेलिबरेटली बनाई गई फॉर्मल, जहाँ पर पर्सनल इंटरेक्शन के कारण बना हो इनफॉर्मल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसकी आती है, वो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को हम अगर समझे, सिर्फ इतनी सी बात है, सुपीरियर ने अपना काम सबऑर्डिनेट को दिया और काम के साथ साथ उससे जुड़ी हुई जो अथॉरिटी है वो भी दी, और ये चीज़ हमारी, ये प्रोसेस जो हो गई बन गया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, असाइनिंग ड्यूटीज फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, ठीक है, विद इट्स रिस्पेक्टिव अथॉरिटी, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़। यहाँ पर बॉस ने आपको अपना काम दिया, जो भी आपका हेड है उसने अपने काम का एक हिस्सा आपको दिया और उससे रिस्पेक्टेड जो हैं अथॉरिटीज़ भी दी। यहाँ शुरू होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इस प्रोसेस का। एंड एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर गो विदाउट डेलीगेशन। डेलीगेशन के बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलता। यही मेनली ऑर्गेनाइजेशन का आपका बेस बनना शुरू होता है, ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ यहाँ पर होना शुरू होता है। इसमें तीन हमारे स्टेप आते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के, तीन एलिमेंट हैं।
3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। कौन कौन से हैं? पहला है ऑथोरिटी। पहले लेवल पर आपने ऑथोरिटी डिसाइड करी, ऑथोरिटी पावर टू टेक डिसीजन एंड पावर टू गेट देम इम्प्लीमेंटेड। निर्णय लेने की ताकत और उनको इम्प्लीमेंट करवाने की पावर को ऑथोरिटी बोला गया है। और ये कहाँ से कहाँ चलती है? टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम आपने ऑथोरिटी दी। ऑथोरिटी जो होती है ये कहाँ से आती है? हमें अपनी पोस्ट से मिलती है और ये ट्रांसफरेबल होती हैं। हम अपनी ऑथोरिटी किसी दूसरे को, यूँ सोच लीजिए अपनी कार देने वाली बात हो गई किसी को, आप अपनी कार किसी को यूज़ के लिए दे सकते हो। आप किसी को काम बता रहे हो, कहता है मैं गाड़ी आपकी ले जाऊँ, तो यहाँ पर आपने उसको वो काम दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी आपने अपनी कीज़ निकाल की, तो वो ऑथोरिटी में आ गया। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ऑब्लिगेशन टू डू असाइन टास्क, जो भी काम दिया है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात जहाँ तक आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रांसफ़र हम कर ही रहे हैं। सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी दी, अथॉरिटी किस लिए दी? रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए। तो ये हमारी हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी हमारी टॉप टू बॉटम जो है वो चल रही है। उसके बाद है अकाउंटेबिलिटी, फाइनल आंसरेबिलिटी फॉर अ फाइनल आउटकम। जो हमारी फाइनल आंसरेबिलिटी है फाइनल आउटकम के लिए, कि जो भी काम गलत सही हो गया उसमें जिम्मेदारी आपकी ही आने वाली है। इसी को हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। और यहाँ पर ये समझिए, अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड। अकाउंटेबिलिटी जो है, कई लोग इसको ऑथोरिटी का पार्ट भी मानते हैं, सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड। इसमें केस स्टडी आती है कि मैनेजर जो है उसने अपने काम का एक हिस्सा अपने असिस्टेंट को दे दिया। अब असिस्टेंट ने उस काम को गलत किया, तो यहाँ पर है कि वो जो मैनेजर है उनको आगे और मीटिंग में जनरल मैनेजर को, डिपार्टमेंटल मैनेजर थे वो, उनको आगे जनरल मैनेजर को जवाब देना है कि काम क्यों सही नहीं हुआ। क्या वो ये कह सकते हैं कि मेरे को नहीं पता, मेरे असिस्टेंट से पूछो? नहीं, वो काम किसी से भी करवाएं लेकिन जिम्मेदारी उन डिपार्टमेंट मैनेजर की ही थी। अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड। आप अथॉरिटी किसी को दे सकते हो। आपको अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो फिल कराना था, मान लो ऑफलाइन मेथड से जाना था, आपने बिल दे दिया, पैसे दे दिया, गाड़ी दे दी, जाके इस बिल को सबमिट कराओ, उसको अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन कल को अगर बिल उसने नहीं भरा या कुछ भी गलती कर दी, उस केसेस में बिजली के कनेक्शन काटने वाले ये नहीं देखेंगे। अकाउंटेबिलिटी के बाद जो अकाउंटेबिलिटी जो अराइज हुई अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के डेलीगेशन के बाद, वो आपकी ही रहेगी। तो इसीलिए कहा अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं करी जा सकती है। ये हमारा हो गया डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। डेलीगेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसके बिना ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलता। इसी का एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन अगर हम देखें तो वो आ जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, हेनरी फ्योलिस की बहुत बढ़िया डेफिनेशन थी कि एवरी दैट स्टेप विच इंक्रीजेज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। सबऑर्डिनेट के रोल को जो बड़ा करता चले जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? उसके बाद है डिसेंट्रलाइजेशन की बात आती है। डिसेंट्रलाइजेशन को हम यूँ समझते हैं कि हमने एक बार किसी को काम दिया और हमने अगली बार उसको नहीं दिया, तो सीधी बात है वो नहीं करेगा। लेकिन हम सिस्टमेटिकली काम को टॉप टू लोअर सिस्टमेटिकली ट्रांसफ़र करते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ही बन जाती है कि काम को ट्रांसफ़र उसी पोस्ट से रिलेटेड कर दिया जाए नीचे के लेवल तक। तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हो गई। वहाँ पर वो काम सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को नहीं दिया। डिसेंट्रलाइजेशन में वो काम जो है सिस्टमेटिकली आ ही उस लेवल पर गया, उन्हीं की जिम्मेदारी हो गई। इसको यूँ समझ लीजिए, अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल अगर दूँ, अगर मुझे अपनी क्लास एज एन क्लास टीचर मुझे अपने अटेंडेंस रजिस्टर पूरे करने रहते, मैं वो काम अपनी क्लास के किसी बच्चे को दे देती हूँ कि चलो आप अटेंडेंस जो है वो लिख देना, आज मुझे टाइम नहीं मिला। दैट इज़ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और लेकिन मैनेजमेंट ये डिसीजन ले कि रोज़ का अटेंडेंस लेने का काफ़ी सारा टाइम टीचर्स का जा रहा है, चलिए अटेंडेंस लेने का काम क्लास के मॉनिटर का ही रख देते हैं या किसी बच्चे का, सबका, तो सब क्लासेस के अंदर वो काम हो ही उन स्टूडेंट्स का जाएगा। ये हो गया हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। परमानेंट तरीके से आपने अथॉरिटी ट्रांसफ़र कर दी नीचे के लेवल पर, और उसके साथ साथ अथॉरिटी भी चली गई। इनिशिएटिव यहाँ पर कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। यहाँ पर इनिशिएटिव
डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की प्रॉब्लम क्या होती है इसमें? लेस स्कोप फॉर इनिशिएटिव। पर्सनल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, वर्क बर्डन जो है वो आपका टॉप लेवल का मैनेजमेंट कम हो जाएगा, वो यहाँ पर भी होता है, लेकिन मोर स्कोप फॉर इनिशिएटिव। ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रो कर रहा होता है, एक्सपेंड कर रहा होता है, तो ज़्यादातर समय हमें डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और लेकिन अगर ये है कि हमारा जो टॉप मैनेजमेंट है वो ओवरबर्डन्ड है, उसको हेल्प की ज़रूरत चाहिए, वहाँ पर वो अपने काम को डेलीगेट कर सकता है। लेकिन अगर लगातार ये दिख रहा है कि स्टडी में कि आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, तो उसको कौन सी चीज़ यूज़ करनी, कौन सी तरीके, ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी है। डेलीगेशन के बिना काम नहीं चल सकता, लेकिन जहाँ तक बात आती है डिसेंट्रलाइजेशन, इसके बिना बिल्कुल काम चल सकता है। इट इज़ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, ये सिर्फ उसका एक हिस्सा है, तो इसके बिना काम चल सकता है। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है, लगातार उसमें ग्रोथ आ रही है, तो उस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए आपको नीचे के लेवल पर, सबऑर्डिनेट के लेवल पर उनकी पावर को इंक्रीज़ करना रहता है। अथॉरिटी ट्रांसफ़र जो है वो परमानेंट फॉर्म में करना रहता है, उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे। इसमें पर्सनल का डेवलपमेंट, वर्क बर्डन, एम्प्लॉयज़ का ऊपर आ जाना, टॉप लेवल मैनेजमेंट का वर्क बर्डन कम होना, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी ट्रेनिंग का अच्छा होना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का यूज़ होना, ये सब बेनिफिट होंगे। देखिए, ये हमने सिर्फ एक क्विक रिवीजन करी, कोई बुक रिप्लेस नहीं हो जाती हैं किसी भी वीडियो से, वहाँ पर सिंपल सी इतनी चीज़ है। आप इसका चैप्टर का ओवरव्यू पहले पढ़िए, बाद में पढ़िए, लेकिन इसको ठीक तरीके से पढ़िए। कंसेप्ट याद करने वाली बात है कि मेन टॉपिक हमारे हैं कितने। इसमें हमारे जो टॉपिक हैं मेनली प्रोसेस हो गई, हमारी फीचर्स, इंपॉर्टेंस हो गई, फीचर्स इसमें नहीं थी, इंपॉर्टेंस हो जाती है। फिर स्ट्रक्चर हो गई डिविजनल और फंक्शनल, और इनफॉर्मल डेलीगेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन के और डेलीगेशन के अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं। चलिए अब हम करते हैं इसकी केस स्टडीज़। केस स्टडी शुरू करते हैं। फर्स्ट केस स्टडी पढ़ूँ मैं, और क्वेश्चन से ही पढ़ती हूँ, ठीक है, शुरू से नहीं करना है केस स्टडी को। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच परमिट्स स्टिल लिमिटेड। देखिए, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है फॉर्मल और इनफॉर्मल, और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है डिविजनल और फंक्शनल, ये याद रखिएगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच परमिट्स स्टिल लिमिटेड द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ इन ऑल द डायरेक्शन। देखिए, नॉर्मली जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होता है, भाई ये स्टडी ना भी पढ़े तब भी बता सकते हैं, ऐसा इनफॉर्मल में होता है। चलिए फिर भी पढ़ लेते हैं। दो एडवांटेजेस बताने हैं, चलिए पढ़ते हैं। स्टीलो लिमिटेड डिसाइडेड टू सेट अप इट्स स्टील मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इन द बैकवर्ड एरिया ऑफ उड़ीसा, वेयर वेरी लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज वर अवेलेबल। People of that area welcomed this effort of Stilo Limited to attract people to work in its factory. It also decided to provide many other facilities like school, hospital. तो ये उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने काम करना शुरू किया, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने फैक्ट्री के साथ बेसिक कम्युनिटीज़ वो भी अवेलेबल कराई। Stilo Limited started earning huge profit. Another competing company asked its production manager Aslam to investigate the reason of earning huge profit by Stilo Limited, कि दूसरा जो कॉम्पिटिटर है वो पता करना चाह रहा है कि इनको इतने प्रॉफिट क्यों आ रहे हैं। Aslam found that in both the companies there was systematic coordination among the various activities to achieve organizational goals. तो यहाँ पर है कि हर एक एम्प्लॉइज़ को जानता है। Aslam found that in both the company there was systematically coordination among the various activities to achieve organization goal. Every employee knew who was responsible and accountable to whom, यानी फॉर्मल की बात चल रही है यहाँ तक। The only difference that in his organization communication took place only through the scalar chain. जबकि स्टीलो लिमिटेड है वहाँ पर ये कहा गया कि flow of communication, allowed flow of communication in all the direction as per the requirement which leads to faster spread of information as well as क्विक फीडबैक। ये कहाँ पर होता है? इनफॉर्मल में। तो ये पहले ही था, फ्री फ्लो कम्युनिकेशन जा रहा है। इसके एडवांटेजेस क्या रहेंगे? हमारी सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करता है। फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है। फास्ट जो है कम्युनिकेशन वो यहाँ पर चलता रहेगा। तो ये हमारी इसकी हो गई केस स्टडीज़ में। नेक्स्ट केस स्टडी है विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर द कंपनी शुड अडॉप्ट। ये ध्यान रखना है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा तो आंसर फॉर्मल या इनफॉर्मल में से होगा, और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा तो डिविजनल या फंक्शनल में से।
Ajanta Food Limited is engaged in the trading of noodles. It has its registered office in Kolkata, manufacturing unit in Solan and marketing department in Delhi. रजिस्टर्ड ऑफिस एक जगह है, मैन्युफैक्चरिंग एक जगह है, उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाता है। बात ये है कि डिपार्टमेंट्स के नाम जो हैं वो क्या हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक जगह रजिस्टर्ड ऑफिस है, एक जगह मार्केटिंग है। डिपार्टमेंट का अगर हम नाम देखें वो फंक्शन पर बेस्ड है, तो ये हमारी स्ट्रक्चर कौन सी हो जाएगी, फंक्शनल स्ट्रक्चर चली जा रही है। थर्ड केस स्टडी पढ़ रही हूँ मैं। आइडेंटिफाई द मैनेजमेंट फंक्शन बीइंग परफॉर्म बाय द कंपनी टू बिकम ए डिसेंट्रलाइज्ड कंपनी। मैनेजमेंट का फंक्शन, ये तो आसान सी केस स्टडी होगी, ऑर्गेनाइजिंग की कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजिंग ही आंसर होगा। एन इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी प्रेजेंटली एम्प्लॉइंग 10,000 पीपल desire to expand its business in manufacturing, trading, etc. It want to become a global company. To achieve its objective, it has started shifting from a centralized to decentralized management system. Identify the management function being performed by. Organizing उनको करनी पड़ेगी, ठीक है। फोर्थ केस स्टडी है, इसमें हमें बताना है नेम द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप मेंशन इन द अबव लाइन। रिलेशनशिप की टाइप में भी फॉर्मल और इनफॉर्मली आंसर आएगा। Interaction among people at work give rise to a network of social relationship among employees. This relationship emerges when people interact beyond their officially defined roles. When people have frequent contact, they cannot be forced into rigid formal structure. Rather, based on their interaction and friendship, they tend to form groups which show conformity in terms of interest. नेम द फॉर्म ऑफ और रिलेशनशिप मेंशन, तो ये किसकी बात कर रहे हैं, फ्रिक्वेंटली कांटेक्ट करते हैं, कोई रिजिड फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये बात भी हमारी आ जाती है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगी, जिसकी अंदर हमारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ओरिजिनेशन जो होता है वो पर्सनल लाइक डिसलाइक्स के ऊपर होता है। इसी तरीके से जो भी ऑथोरिटी होती है वो आपको अपने पर्सनल फीचर की वजह से मिलती है, किसी पोस्ट की वजह से नहीं मिलती है। मेंबर्स का बिहेवियर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन गाइड नहीं करते हैं, तो ये डिफरेंस इसके अंदर रहेगा। ना ही इसके अंदर लीडर जो है वो आपके सिलेक्टेड होते हैं, वो अपनी पर्सनल फीचर्स के बेसिस पर इलेक्टेड होते हैं। फिफ्थ केस स्टडी हम कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केस। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करनी है, और ठीक है, तो ये हमारा और कौन सा स्टेप है इसमें। अलायंस लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक बकेट्स। The objective of the company is to manufacture 100 buckets a day. To achieve this, the effort of all departments are coordinated, interlinked, and authority responsibility relationship is established among various job positions. There is clarity on how is to report to whom. उसके बाद है, देखिए फंक्शन तो हमें क्लियरली, आज हम ऑर्गेनाइजिंग की केस स्टडी कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजिंग ही की केस स्टडी में बोल रही हूँ, फंक्शन तो ऑर्गेनाइजिंग ही है। स्टेप कौन सा है, यहाँ पर इन्होंने लास्ट लाइन में ही करा हुआ है कि ये बिल्कुल क्लियरली है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, तो ये हो गया इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सिक्स्थ केस स्टडी है, उसमें भी हमें टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर सबसे ज़्यादा केस स्टडी आएंगी, तो फंक्शनल और डिविजनल में से आंसर आना है। Himalayan Limited is engaged in manufacturing of washing machine. The target of the organization is to manufacture 500 washing machine in a day. There is a occupational specialization in the organization which promotes efficiency of employees. देखिए प्रोडक्ट एक ही है और यहाँ पर कह रहे हैं ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आता है डिविजनल में, ऑक्यूपेशन जो भी आप काम कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो तो प्रोडक्शन में एक्सपर्ट, सेल्स कर रहे हो तो सेल्स में, ये होता ही हमारा फंक्शन में है। देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। हिंट भी कई सारे आ गए। पहला हिंट था कि बना ही सिर्फ एक प्रोडक्ट रहे हैं वॉशिंग मशीन, दूसरा हिंट आता है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, तीसरे में कह रहे हैं नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। ये कौन सा हो जाएगा हमारा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो जाता है। उसके बाद है सेवंथ केस स्टडी है। सेवंथ केस स्टडी का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंसेप्ट यूज्ड बाय नीरज गुप्ता through which he was able to steer his company to greater highest। तो आपको ये पहचानना है। उसके बाद यहाँ पर चीज़ आती है एक्सप्लेन 3 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द कंसेप्ट। तो कंसेप्ट जो है ऑर्गेनाइजिंग में कौन सी है, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन मिल ली गई है, देखिए इसका आंसर
Neeraj Gupta started a company Yo-Yo Limited with 10 employees to assemble economical computers and the Indian rural market. The company did very well in its initial year. AB the product was good and marketed well. The demand went up. To increase production, the company decided to recruit additional employees. Neeraj Gupta, who was earlier taking all decisions for the company, had to selectively disperse the authority. He believed that people are competent, capable and resourceful and can assume responsibility for effective implementation of their decision. This paid off and the company was not only able to increase its production but also expand its production range with different features. तो इन्होंने बताया कि कंपनी जो है पहले छोटी कंपनी शुरू होती है 10 एम्प्लॉय से, कंप्यूटर असेंबल करती है, धीरे धीरे कंपनी का साइज़ बढ़ता है और जो कंपनी के अंदर मैनेजर हैं वो ये जानते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ बहुत कॉम्पिटेंट हैं, कैपेबल हैं, तो वो उनको खुद ही डिसीज़न लेने के अधिकार भी देते चले जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले सकते हैं। तो कौन सी चली जाएगी? सिंपल चीज़ है, डिसेंट्रलाइजेशन है। इफेक्ट क्या आएगा इसका? आपका टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है उसके लिए आसान हो गई, आपके नीचे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ट्रेनिंग हो गई, ग्रोथ फैसिलिटेट्स होती है और डिसीज़न मेकिंग अच्छी होती चली जाएगी, कंट्रोल भी सही होगा। इसके बाद है 8th केस स्टडी है, इसके अंदर भी है आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो हमें पता ही, आज हम केस स्टडी कौन सी कर रहे हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं उसके साथ साथ हमें, ठीक है, ये नहीं इतना ही है ये तो, टू मेक द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल सक्सेसफुल, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल डिवाइडेड ऑल द एक्टिविटीज इनटू टास्क ग्रुप, ईच डीलिंग विद ए स्पेसिफिक आर कॉल्ड रिहर्सल, डेकोरेशन, स्टेज मैनेजमेंट, रिफ्रेशमेंट, सब काम अलग अलग से डिवाइड कर दिए। Each group was placed under the overall supervision of the senior teacher. Identify the function, उन्होंने काम को क्या कर दिया? ऑर्गेनाइज कर दिया। 9th केस स्टडी है, सजेस्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम सुटेबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर द कंपनी। और 3 एडवांटेजेस हमें इसमें बताने हैं, एनी 3 एडवांटेजेस, और एनी 3 दे रखा है तो मतलब हम अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे। ए कंपनी हैज़ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट विद एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 20,000 crores. Its registered office is situated in Delhi. Manufacturing unit in backward district of Rajasthan. Its marketing department is situated. ऐसे पहले हम कर चुके हैं, अलग अलग लोकेशन पर है, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमें ये देखना है डिपार्टमेंट का नाम क्या है, उनके काम से नाम है कि उनका मार्केटिंग का है, किसी का रजिस्टर्ड है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी फंक्शनल स्ट्रक्चर हो जाएगी। फंक्शनल स्ट्रक्चर है जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे जो डिपार्टमेंट होंगे उनके नाम फंक्शन के ऊपर बेस्ड होंगे। 10th केस स्टडी है, इसमें है इट हेल्प्स ए मैनेजर टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन एज विदाउट इट हिज एक्टिविटी वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली व्हाट ही हिमसेल्फ कैन डू। तो आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज रेफर टू एंड द अबव स्टेटमेंट एंड स्टेट इट्स एलिमेंट। देखिए यहाँ पर कहा इट हेल्प्स ए मैनेजर टू एक्सटेंड, इट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज दैट मल्टीप्लाइज मैनेजमेंट बाय 2। तो हम उसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाते हैं और इसके एलिमेंट कौन कौन से रहेंगे? इसके एलिमेंट हैं अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। वैसे भी सीधा देखिए एलिमेंट और किसी फंक्शन में है ही, हम पढ़ते ही रहे हैं, आगे इसके बाद डायरेक्ट में आएंगे। अभी तक तो एलिमेंट हमने पढ़े ऑर्गेनाइजिंग। एलिमेंट पर क्वेश्चन आ जाए तो बहुत आसान है। एलिमेंट ना तो प्लानिंग के हैं, ऑर्गेनाइजिंग के हैं, स्टाफिंग के एलिमेंट के, डायरेक्टिंग के भी एलिमेंट आते हैं। तो ये हमारे एलिमेंट यहाँ पर तो, और इसमें चले गए डिसेंट्रलाइजेशन के आ जाएंगे, और ये यहाँ पर फंक्शन के एलिमेंट नहीं होते, एस्पेक्ट के एलिमेंट हैं। उसके बाद है 11th की बात आती है केस स्टडीज़ की। नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, लिस्ट द स्टेप इन द प्रोसेस एंड हाउ इज क्लैरिटी ऑन हू इज टू रिपोर्ट टू हूम यूजफुल इन कैरिंग आउट द अबव मिशन। देखिए यहाँ पर हम केस स्टडी ना भी समझें, मतलब बहुत ज़्यादा नेम द फंक्शन के लिए तो खैर हमें अभी बताया कि हम ऑर्गेनाइजिंग की कर रहे हैं, अदरवाइज हमें पढ़नी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद स्टेप इन द प्रोसेस, तो वहाँ से ही पता चल जाएगा हमें स्टेप आइडिया विद रूम स्पेलिंग से हमने याद किए थे। क्लैरिटी अगर हमारी होती है, कन्फ्यूज़न जो है वो अगर हमारा दूर होता है, तो किसी भी तरीके का कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने में हमें बहुत आसानी रहती है। तो ऑर्गेनाइजिंग हो गई, स्टेप हो गए, और कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, यही हमारी सबसे बड़ी हेल्प हो जाएगी। 12th केस स्टडी है, नेम द प्रोसेस अंडर विच मिस्टर राहुल ट्रांसफर सम ऑफ हिज अथॉरिटी टू मिस्टर हेमंत। कौन सी प्रोसेस है जिसमें कोई अपनी अथॉरिटी को कुछ हद तक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकता है? मैनेजमेंट नहीं, आपने खुद करा,
तो ये तो होता ही डेलीगेशन में है। एलिमेंट कौन से हो गए? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। ये भी आपकी केस स्टडी बिल्कुल ईजी जाएगी। 13 केस स्टडी है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉलोड बाय आयशा लिमिटेड, गिव एनी वन एडवांटेज। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी फॉर्मल इनफॉर्मल में से हमें पहचानना है। तो यहाँ पर है हमारी केस स्टडी है, इसमें है राधिका इज द जनरल मैनेजर ऑफ डेल्टा लिमिटेड। राधिका इज फेसिंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग सम पॉलिसी ऑन सेल्स। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एन एम टू इंक्रीज सेल्स बाय 20%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बाय 10%. Instead of talking to the sales department, she directly consulted her friend Aisha in finance department about the problem. She talked to her freely about her problem. तो उसने डायरेक्टली कंसल्ट किया, और किस तरीके से? वो मैनेजर है इसलिए नहीं, अपनी फ्रेंड से किया। तो ये हमारी कौन सी जाएगी? इनफॉर्मल। इसका एडवांटेज होगा इंफॉर्मेशन फास्टली चलेंगी, सोशल नीड होगी, और हमारी जो है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प करने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को भी हेल्प कराने में ऑब्जेक्टिव को अचीव कराने में भी हेल्प होगी। इसके बाद केस स्टडी है 14 केस स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमें पता करना है कि क्या डायरेक्टर ब्लेम करता है प्रोडक्शन मैनेजर को, ये सब चीज़ें इस तरीके से। देखिए इस तरीके की केस स्टडी में क्या है कि डायरेक्टर ने कोई काम दिया है प्रोडक्शन मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर ने आगे सुपरवाइजर को दिया, और वहाँ पर अगर उसको उससे रिलेटेड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं है तो क्या वो उसको ब्लेम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? इसी बारे में देखें। द डायरेक्टर ऑफ बी लिमिटेड एंड ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर टॉय हैव आस्क्ड देयर प्रोडक्शन मैनेजर टू अचीव ए टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 100 कंप्यूटर्स पर डे। टारगेट वो दे दिया। द प्रोडक्शन मैनेजर हैज़ आस्क्ड हिज फॉरमैन टू अचीव दिस टारगेट, but he did not give him the authority for the requisition of tools and material from the store department. The foreman could not achieve the desired result. कैसे करेगा? उसको अथॉरिटी नहीं दिया आपने। क्या डायरेक्टर ब्लेम कर सकता है प्रोडक्शन मैनेजर को? बिल्कुल कर सकता है। उन्होंने काम दिया था तो उसके रिस्पेक्टिव अथॉरिटी भी दी थी, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर नहीं फॉरमैन को कर सकता। इसके सिंपल रीज़न है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दोनों साथ साथ नहीं गई हैं, तो काम पूरा कैसे हो जाएगा? 15 केस स्टडी है व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एनकरेज्ड बाय सच एक्शन, गिव इट्स 3 फीचर्स. Nowadays there is a trend in the companies to address all the employee by their first name, with their first name, even the superior. यानी वो जो सर कल्चर था, मैम कल्चर था, वो खत्म करके सब एक दूसरे को नाम से ही बुलाएंगे। कौन सा कल्चर जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल है, इनफॉर्मल की बात आएगी और इसकी फीचर्स क्या होंगी पहले भी हम कर चुके हैं। ऑरिजिन कहाँ से होता है, अथॉरिटी क्या कुछ होती है, इलेक्टेड जो है वो मेंबर्स होते हैं और कम्युनिकेशन फ्री फ्लो चलता है। और आज की बस लास्ट केस स्टडी हम कर रहे हैं, 16 केस स्टडी हो जाएगी हमारी। यहाँ पर है नेम एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट विच लेड टू एम्पावरमेंट। एक ही कंसेप्ट है जो एम्पावरमेंट करती है, वैसे तो डिसेंट्रलाइजेशन। फिर भी केस स्टडी पढ़िए और इम्पोर्टेंस बतानी है। इन 2006 अजीम प्रेमजी डिसाइडेड टू रीऑर्गेनाइज द विप्रो कंपनी। विप्रो की केस स्टडी आपके एनसीईआरटी में भी है। विप्रो लीडरशिप हैज़ ब्रॉट closer to the customer by removing the entire layer of management and empowered the business manager. Empowered यानी कि उनको decision making के जो rights हैं वो दे रहे हैं। They further empowered those who reported to them. ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी होगी, डिसेंट्रलाइजेशन होगी। फ़ायदा क्या होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए आसानी हो जाएगी, उनको रिलीफ होगा, इनिशिएटिव इम्प्रूव होगा, आपके सबॉर्डिनेट्स की तरफ से ग्रोथ फैसिलिटेट्स होगी, फ्यूचर के लिए मैनेजर टैलेंट जो है आपका वो डेवलप होगा, क्विक डिसीजन मेकिंग होगी और बेटर कंट्रोल रहेगा। तो आज हमारी हुई ऑर्गेनाइजिंग जो है उसकी केस स्टडीज़ भी हो गई हमारी और चैप्टर की रिवीजन भी। होपफुली आपकी हेल्प हुई होगी। थैंक यू।